लोभ से असमानता नहीं, बल्कि असमानता के आधार पर गठित समाज से लोभ का जन्म। ये सारी बातें मैं यह दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि जो लोग कहा करते हैं कि मनुष्य में लोभ रहने के चलते ही समाज वर्ग विभाजित हुआ है, छोटे बड़े पैदा हुए हैं, अमीर गरीब बने हैं या गैर बराबरी पैदा हुई है। जो लोग यह कहते हैं कि लोभ तो एक शाश्वत प्रवृत्ति है, लोभ हमेशा था और हमेशा रहेगा, उनकी यह धारणा कितनी गलत है। इनमें से बहुतेरे लोगों का यही मानना है कि खुद बड़ा बनने के लिए अगर दूसरे को दबाना पड़े तो लोग दबाएंगे, और इसी वजह से लोगों का एक तबका सदा बड़ा या अमीर बना रहेगा। समाज में असमानता रहेगी और अमीर गरीब पैदा होते रहेंगे, लेकिन वे इतिहास से सीख लेकर यह बात नहीं कहते। वे अपनी मनगढ़ंत धारणा से ऐसा कह रहे हैं, वरना वे देख पाते कि उन नीच प्रवृत्तियों के कारण मानव समाज में असमानता पैदा नहीं हुई, बल्कि असमानता के आधार पर गठित समाज ने ही नीच प्रवृत्तियों को जन्म दिया है और उन्हें जिंदा रखने में मदद की है। इस बात से मैं जो पहलू दिखाना चाह रहा हूँ और जिसे हमें अच्छी तरह ख्याल रखना होगा, वह यह है कि उस वक्त प्रायः जानवरों जैसी प्रवृत्ति लिए हुए भी मानव कबीलों में एकताबद्ध ही रहा। वे कबीले टूटे नहीं, मालिक मजदूर भी पैदा नहीं हुए, वर्ग विभेद भी दिखाई नहीं दिया। जिस तरह हम गली के दो कुत्तों को रोटी के एक टुकड़े के लिए लड़ते झगड़ते देखते हैं, आदिम युग के मानव की प्रकृति भी काफ़ी हद तक वैसी ही थी। शारीरिक ताकत के बलबूते जबरदस्ती पशुओं की तरह एक आदमी दूसरे आदमी का छीन झपट कर खाया करता था, फिर भी कबीला नहीं टूटा, वर्गों का उदय नहीं हुआ। आज मालिक मजदूर, लिपिक, व्यवसायी, जोतदार, मध्यम किसान, भूमिहीन किसान, हम यह सब जो देख रहे हैं, इनका जन्म नहीं हुआ था, तो फिर वर्गों की सृष्टि कैसे हुई? खेती बाड़ी का आगमन और उसके नतीजे। वर्ग तो तब पैदा हुए जब समाज में संपत्ति आई, स्थायी संपत्ति पैदा हुई। उत्पादन व्यवस्था जब ऐसे स्तर में पहुंची कि उत्पादन व्यवस्था में स्थायी मालिकाने की संभावना दिखाई दी, उन स्थायी मालिकों के पक्ष में उत्पादन को पूरी तरह से उपभोग करने का स्थायी मौका दिखाई दिया, उसमें बढ़ोतरी करने और उत्पादन में दूसरे के श्रम का इस्तेमाल कर ऐशो आराम में रहने का मौका दिखाई दिया। तभी वर्गों का उदय हुआ। जब तक उत्पादन व्यवस्था इस जगह पर नहीं पहुंची, तब तक समाज भी वर्ग विभाजित नहीं हुआ। मानव समाज में इस अवस्था की पैदाइश कब हुई? मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पशुपालन और खासकर खेतीबाड़ी के आगमन के आधार पर मानव समाज में स्थायी संपत्ति की पैदाइश हुई। कबीलाई मानव शिकार और इकट्ठा किए गए फल मूल से अपनी भूख मिटाता रहा। इस प्रकार चलते चलते उसने एकाएक गौर किया कि कभी आम खाकर उसकी गुठली जहाँ फेंक दी थी, वहाँ एक आम का पेड़ उगाया और उसमें उसी तरह के फल लग गए। इस घटना ने मनुष्य के दिमाग में एक विचार पैदा हुआ। उसने सोचा, तब तो इस गुठली यानी बीज से ही पेड़ होता है, फिर तो बीज बोने से पेड़ उगेंगे, फल लगेंगे, फसल होगी। मनुष्य को ऐसा सोचने में बरसों लग गए। इसी चेतना के आधार पर मानव समाज में एक दिन जमीन जोतकर उसे खेती लायक बनाने की कोशिश शुरू हुई। तो हमने देखा कि आदिम अवस्था में मनुष्य एकताबद्ध होकर कबीलों के रूप में आज यहाँ कल वहाँ घूमता रहता था। संपूर्ण मानव समाज उस जमाने में विभिन्न कबीलों में बटा हुआ था। आज जिसे हम राष्ट्र कहते हैं, देश कहते हैं, परंपरा कहते हैं,
एक दिन यह सब कुछ भी नहीं था। मैंने खेतीबाड़ी के आगमन की जो बात कही, वैसे ही स्तर में यानी कबीलाई समाज में ही एकाएक खेतीबाड़ी या एग्रीकल्चर का आविष्कार हुआ। खेती के तरीकों की जानकारी हुई। तब इन कबीलाई मनुष्यों ने आपस में मिलजुल कर, जंगल काटकर, बाघ भालुओं से लड़कर बंजर यानी परती जमीन को खेती के लायक बनाया। स्थायी संपत्ति और व्यक्तिगत मालिकाने का आगमन। इसलिए इस बात को समझने में किसी को दिक्कत नहीं है कि इस धरती पर जमीन का मालिक बनकर कोई नहीं आया है। मालिक जो यह कहते हैं कि बाप दादों के जमाने से युग युग से संपत्ति पर उनका अधिकार पवित्र अधिकार है, यह कितना बड़ा झूठ है, इसे समझना जरूरी है। हम सभी को यह जानना चाहिए कि उनके बाप दादों की जमीन के मालिक बनने के पीछे भी एक इतिहास है। वह इतिहास है धोखाधड़ी का, दगाबाजी का, ठगी का, जुल्म का, डांकेजनी का। उस इतिहास को हमें खुद भी जानना है और दूसरे किसानों को भी बताना है। बाघ भालुओं से, जंतु जानवरों से, प्रकृति से लड़कर कबीले के तमाम लोगों ने सामूहिक तौर पर जिस जमीन को खेती के लायक बनाया, प्राकृतिक संपदा को इस्तेमाल करने लायक बनाया, लेकिन तमाम लोगों की मेहनत से तैयार उस जमीन को कुछ मुट्ठी भर लोगों ने शारीरिक ताकत के बल पर हड़प लिया और उसके मालिक बन बैठे। तो हमने देखा कि समाज में जब खेतीबाड़ी का आगमन हुआ, उत्पादन के एक स्थायी साधन के तौर पर स्थायी उत्पादन के साधन के रूप में जमीन आ गई, तब मनुष्य की जीवन शैली और एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। इसके पहले जो स्थिति थी कि शिकार मिला तो खाया, फल मूल मिला तो खाया, नहीं तो यूं ही रह गए। सब कुछ अनिश्चित था, अनसर्टेन था और उसके लिए वे यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, घुमंतु जीवन जीते थे। धीरे धीरे उसमें एक विच्छेद, ब्रेक आ गया। चूंकि जमीन उत्पादन का एक ऐसा साधन है जिससे साल दर साल फसल मिलती है, जिसे उपभोग किया जा सकता है, इसलिए जीवन यापन के लिए घूमते रहने की अब और आवश्यकता नहीं रह गई। और क्या परिवर्तन आया? वह यह कि मालिक बनना भी संभव है। इसीलिए इन कबीलों में जो ताकतवर लोग थे, उन्होंने सोचा कि अगर वे इन जमीनों के मालिक बन जाएं, तो दूसरे के श्रम का इस्तेमाल कर उसके फल का उपभोग किया जा सकता है। जमीन से जो फसल प्राप्त होगी, वे उसके भी मालिक हो जाएंगे और वे ही उस संपदा का उपभोग कर सकेंगे। जमीन का पूरा हक उन्हीं का होगा। नतीजतन वे ऐशो आराम की जिंदगी जी सकेंगे। यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है, वह यह कि दूसरों को वंचित कर इस ऐशो आराम की मानसिकता उनमें क्यों आई? यह इस वजह से आई कि उनकी जो ज़रूरत थी, वे जिस ऐशो आराम में रहना चाहते थे, यदि वे ज़मीन से प्राप्त फसल को सबके लिए मिल बांट कर लेते तो उनके ऐशो आराम की ज़रूरत पूरी नहीं होती। उस ज़माने के लोग यदि न्यायपरायण होते, गांधीवादी या बुद्ध के शिष्य होते, तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होता। लेकिन उस वक्त समाज में न्याय नीति का जन्म नहीं हुआ था, गांधी बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था। मनुष्य की अवस्था लगभग जानवरों की सी ही थी, प्रवृत्तियां भी लगभग वैसी ही थीं। इसीलिए वैसा वह सोच नहीं सकता था। मनुष्य के सामने तब सबसे बड़ा प्रश्न था उसकी अपनी ज़रूरतें। किसी भी आदर्श के मुकाबले उसकी इस वास्तविक ज़रूरत, इस वस्तुनिष्ठ स्थिति का प्रभाव ही उस पर सर्वाधिक था। वह वस्तुनिष्ठ स्थिति क्या थी? स्थिति यह थी
कि जमीन से जितना उत्पादन हो सकता था, उत्पादन व्यवस्था या मनुष्य के उत्पादन की क्षमता जिस स्तर पर थी, उसमें सभी के मिलजुल कर बांट लेने पर ऐशो आराम की गुंजाइश तो थी ही नहीं। यहाँ तक कि लोगों की ज़रूरतों को हमेशा पूरा करना भी संभव नहीं होता। सभी के बीच बराबर बांट देने पर बहुत होता तो दो वक्त भर पेट भोजन ही मिल पाता था, वह भी सभी कबीलों को नहीं। दो एक कबीलों को मिल पाता था, शेष को यह भी नहीं मिलता। जो कबीला खेती के इन साधनों की खोज नहीं कर सके या उतनी जमीन नहीं प्राप्त कर सके, उन्हें नई जगहों पर जाकर इन्हें प्राप्त करने की कोशिश करनी पड़ी थी। जरूरत के मुकाबले उत्पादन की कमी और समाज में उसकी प्रतिक्रिया। खैर जो हो, यहाँ एक बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, वह यह है कि मनुष्य की आवश्यकताएं क्रमशः बढ़ती जाती हैं। वे एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, यही स्वाभाविक है। इसीलिए एक तरफ जहाँ मनुष्य की आबादी बढ़ रही है, वहीं उसकी ज़रूरतें या बेहतर जीवन की चाहत भी बढ़ती जा रही है। इस सत्य को नकारने की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि उन दिनों मनुष्य जितना उत्पादन कर पाता था, वह उसकी लगातार बढ़ती ज़रूरतों के मुकाबले नाकाफ़ी था। लिहाजा जितना भी उत्पादन होता था, उत्पादन व्यवस्था के पिछड़ेपन की वजह से उसके बंटवारे को लेकर झगड़े होते रहते थे। चूँकि उस वक्त का उत्पादन मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए उत्पादित संपदा का कौन अधिक उपभोग करेगा, इसे लेकर झगड़े फसाद हुआ करते थे। लेकिन अगर शुरू से ही ऐसा होता कि मनुष्य की लगातार बढ़ती आवश्यकताओं से तालमेल रखते हुए उत्पादन भी बहुतायत में होता, तर्क के लिए अगर एक ऐसी परिस्थिति को भी मान लें, तो इस मानसिकता यानी दूसरों को ठगकर अकेले उसका उपभोग किया जा सकता है, यह मानसिकता पैदा नहीं होती। मान लीजिए जब हम मैदान में जाकर बैठते हैं, तब हमारे बीच मैदान की हवा के लिए दूसरों को ठगने या दूसरों के साथ किसी भी तरह की प्रतियोगिता करने की मानसिकता नहीं दिखाई देती। लेकिन बिजली पंखे को लेकर, एयर कंडीशनर कमरे को लेकर, मोटर गाड़ी को लेकर हमारे बीच प्रतियोगिता है। इन चीज़ों को पाने की ख्वाहिश रहने के बावजूद हम इनका उपभोग नहीं कर सकते। मोटर गाड़ी या बस में चढ़ने को लेकर हम लोगों में एक दूसरे के बीच यह जो लड़ाई है, वह इसलिए कि बसों या मोटर गाड़ियों की संख्या कम है। सभी को एक साथ इनका उपभोग करने की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा मोटर गाड़ी पर कौन चढ़ पाएगा, कौन नहीं चढ़ पाएगा, यह तो हर किसी की क्रय शक्ति पर भी निर्भर करता है। इसीलिए एक दूसरे के बीच यह जो लड़ाई है, वह क्रय शक्ति बढ़ाने की लड़ाई है, उसी की प्रतियोगिता है। इसलिए व्यवसाय के जरिए, नौकरी के जरिए हो या फिर चोरी डकैती करके हो, किसी भी तरह से हम लोग ये ऐशो आराम प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे बीच यह प्रतियोगिता है, यह होड़ है, कौन बड़ा होगा, इसे लेकर लड़ाई है। हमारे बीच एक दूसरे को पीछे ढकेल कर आगे बढ़ने की यह कोशिश है। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि हमारी ज़रूरत के मुकाबले ऐशो आराम के साधन नाकाफ़ी हैं। लेकिन मैदान की हवा को लेकर हमारे बीच लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। जिसकी जितनी इच्छा हो वह उतना उपभोग करे, किसी को ठगने की ज़रूरत नहीं। विशाल मैदान में बैठकर जितनी इच्छा हो हवा खाओ, क्या उसके लिए किसी को ठगने या दबाने की ज़रूरत है? अब अगर तमाम चीज़ों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन संभव हो और उन्हें तमाम लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो जीवन की तमाम ज़रूरतें जो आदमी की ज़रूरतें हैं, हर आदमी की पूरी की जा सकती हैं।
यानी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन के साथ साथ वितरण व्यवस्था भी ऐसी हो कि सभी लोग तमाम आवश्यक सामग्रियों का अपनी आवश्यकता के अनुसार उपभोग कर सकें, तो यह समस्या नहीं रहेगी। ऐसा होने से लोगों में प्रतिस्पर्धा की कोई मानसिकता दिखाई नहीं देगी। लेकिन वह मामूली बात नहीं है। आदिम समाज में तो यह सवाल पैदा ही नहीं होता। आज भी यह मामूली बात नहीं है। खैर जो हो, जिस युग की बात करते करते हम यहाँ आ गए, उस आदिम युग में मनुष्य की मुख्य समस्या कहाँ आ पहुँची थी? जो मूल समस्या थी वह थी जरूरत के मुकाबले उत्पादन की निहायत कमी। इसीलिए वितरण को लेकर लोगों के बीच झगड़े होने लगे। लिहाजा तमाम लोगों की मेहनत से जिस बंजर जमीन या पड़ती जमीन को खेती योग्य बनाया गया, जो ताकतवर थे, इस झगड़े में लाठी के बल पर जबरन वे ही उस जमीन के मालिक बन बैठे। कबीलों के सरदारों, योद्धाओं, ताकत वालों ने शारीरिक बल और लाठी की ताकत से कबीले के दूसरे बराबर के हिस्सेदारों को दासों या गुलामों में तब्दील कर किया और खुद मालिक बन बैठे। उन मुफ्त के गुलामों से गुलामों की तरह मेहनत करवाकर स्वयं ऐशो आराम की जिंदगी शुरू की। इस तरह इन्हीं प्रक्रियाओं के कालक्रम में गुलामों के मालिकों या अमीरों की पैदाइश हुई। उनकी निजी संपत्ति का भी जन्म हुआ। यानी एक ओर भारी तादाद में गुलाम तो दूसरी ओर मुट्ठी भर गुलामों के मालिक। इस प्रकार पूरा समाज दो हिस्सों में बट गया, दो वर्गों का जन्म हुआ। निजी संपत्ति और राजसत्ता की उत्पत्ति का इतिहास। तो इस निजी संपत्ति की शुरुआत कैसे हुई? निजी संपत्ति की पैदाइश की शुरुआत अन्याय और जोर जुल्म से हुई। समाज की संपत्ति को अन्याय और जबरदस्ती के आधार पर निजी संपत्ति में तब्दील किया गया। तमाम लोगों के प्रयास से जो प्राकृतिक संपदा प्राप्त हुई, उसे मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया गया। जिस जमीन को कृषि योग्य बनाने में कबीले के हर आदमी ने सम्मिलित रूप से काम किया। कबीले के मुखिया लाठी के बल पर उस जमीन के मालिक बन बैठे। तभी से लाठी के बल पर कानून आदि बनाकर निजी संपत्ति के अधिकार को पवित्र अधिकार के रूप में घोषणा की गई और उसे पवित्र बनाकर रखा गया। इसीलिए लाठी के बल पर केवल निजी संपत्ति ही पैदा नहीं हुई, उसकी रक्षा के लिए जिन शासन व्यवस्था की भी उत्पत्ति हुई, लोग उसे मान नहीं सके। इसलिए उन्हें मनवाने के लिए ही मालिकों की शासन व्यवस्था, फौजी व्यवस्था, कायदे कानून आदि सब कुछ का निर्माण करना पड़ा, ताकि निजी संपत्ति पर उनके इस मालिकाने के पवित्र अधिकार को लोगों से मनवा लिया जाए। इसीलिए राजसत्ता, शासन यंत्र, शासन नीति, कायदे कानून आदि जो हम देख रहे हैं, इनकी पैदाइश कालक्रम में इसी प्रकार हुई। मालिक वर्ग के हितों की हिफाजत के मकसद से मालिक वर्ग के स्वार्थ को कार्यान्वित करने के लिए उन्हीं के द्वारा इन सब की पैदाइश हुई। तो इस चर्चा में हमें कई चीज़ें मिल गईं जिन्हें याद रखना आवश्यक है। पहली तो यह कि राजसत्ता क्या है। राजसत्ता एक वर्ग के हाथों में दूसरे वर्ग के दमन का औजार है। इसीलिए राजसत्ता के आविर्भाव का इतिहास वर्गों की पैदाइश के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। पहले की चर्चा में हमने देखा कि कबीलाई समाज में राजसत्ता नहीं थी। राजसत्ता का जन्म तो तब हुआ जब समाज वर्ग विभाजित हुआ, मालिक वर्ग का जन्म हुआ। मालिक वर्ग के मालिकाने की हिफाजत के लिए शासन यंत्र की ज़रूरत महसूस हुई। कायदे कानून बने, पुलिस व्यवस्था, फौजी व्यवस्था कायम करने की ज़रूरत महसूस हुई। ऐसी ही परिस्थिति में दुनिया में पहली बार राजसत्ता का जन्म हुआ। देखिए कैसी विचित्र बात है।
इस मालिकाना आधारित व्यवस्था के आने के बाद ही ईश्वरवाद तथा भाववाद का जन्म हुआ। तभी तो मालिकों के साथ ईश्वर की जबरदस्त दोस्ती है। कहीं भी मालिक ईश्वर विरोधी नहीं होते, बल्कि घोर ईश्वर भक्त होते हैं, क्योंकि इस मालिकाना आधारित व्यवस्था के साथ अध्यात्मवाद, भाववाद और भगवानवाद के आविर्भाव का इतिहास ओतप्रोत रूप से जुड़ा हुआ है। वस्तु से ही भाव का जन्म। आप लोग पहले ही सुन चुके हैं कि मनुष्य का आरंभिक चिंतन भौतिकवादी था और उसका भौतिकवादी होना ही लाजमी था। मैं इस विषय की थोड़ी और व्याख्या करना चाहूँगा। दरअसल चिंतन है क्या? मनुष्य चिंतन करता कैसे है? चिंतन करने की प्रक्रिया क्या है? हम जानते हैं कि मनुष्य की जो 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा, इन 5 इंद्रियों के जरिए मनुष्य हर क्षण बाहरी दुनिया को स्पर्श करता है, उसके संपर्क में आता है। चाहे वह जैसे भी क्यों ना हो, यह बाहरी दुनिया या विश्व प्रकृति मनुष्य रहे या ना रहे अस्तित्व में है। बात ऐसी नहीं है कि हम हैं इसलिए भौतिक जगत है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से हमारे चले जाने के बाद यह माइक, यह गिलास नहीं रहेगा। मेरे मर जाने के बाद भी भाटपाड़ा, उत्तर 24 परगना का वह स्थान जहाँ शिविर चल रहा था, भाटपाड़ा रहेगा, अपनी विशिष्टताओं को लिए हुए ही रहेगा। इसलिए हमारे मानने पर, सोचने पर या हमारे अस्तित्व पर इस भौतिक जगत का अस्तित्व निर्भर नहीं करता, अथवा यह सब माया भी नहीं है। इस बात को याद रखना जरूरी है। इट इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी which exist independently of us, independently of human consequences। अर्थात इस भौतिक जगत का अस्तित्व मनुष्य के अस्तित्व या उसकी चेतना से निरपेक्ष रूप से कायम है। हम अपने मन में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इसलिए बाहरी दुनिया है, या हम जैसा सोचते हैं दुनिया भी वैसी ही है, यह सब सत्य नहीं है। हम कुछ भी क्यों ना सोचें, दुनिया जैसी है वैसी ही है। हम फिजूल की बातें सोच कर सकते हैं, पर उससे कुछ आता जाता नहीं है। हम भात को दाल समझ सकते हैं, लेकिन उससे भात दाल नहीं बन जाता। हम बिजली पंखे को कुछ और समझ सकते हैं, लेकिन वह जो है वही है। यह तो विद्युत ऊर्जा है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। उसके जो गुणधर्म हैं, उन्हीं को लेकर वह अस्तित्वमान है। हम क्या मानते हैं, इस पर उसका अस्तित्व निर्भर नहीं करता। उसके गुणधर्म भी उस पर निर्भर नहीं करते। इसीलिए इस भौतिक जगत का अस्तित्व मनुष्य के मन और चेतना से परे है। भौतिक जगत का अस्तित्व स्वतंत्र है, मनुष्य की बुद्धि और चेतना से परे है। यदि कोई कहता है कि भौतिक जगत का अस्तित्व और रूप मनुष्य की चेतना पर निर्भरशील है, तो कहना होगा कि या तो वह जानबूझकर लोगों को ठग रहा है, या फिर वह बिल्कुल अनजान है, कुछ भी नहीं जानता। अभी जिस बात को कहते कहते यहाँ चला आया, वह यह है कि मनुष्य चिंतन करता कैसे है। मनुष्य के मस्तिष्कीय गठन में जो वस्तु है, उसकी जो क्षमता, पावर है, उसी क्षमता के फलस्वरूप मनुष्य चिंतन कर सकता है। यह बाहरी दुनिया हर पल पंचेंद्रियों के जरिए मानव मस्तिष्क पर धक्के देती है। उसमें घात प्रतिघात होता रहता है, पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया, इंट्रैक्शन होती रहती है। मानव मस्तिष्क की जिस विशेष क्षमता की बात मैंने कही,
उसे अंग्रेजी में पावर ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कहा जाता है, यानी मनुष्य के मस्तिष्क की चिंतन करने, विश्लेषण करने, समझने, विचारने की क्षमता। इसीलिए पंचेंद्रियों के जरिए मानव मस्तिष्क में जो घात प्रतिघात होता रहता है और उसके फलस्वरूप मानव मस्तिष्क की यह जो विशेष क्षमता है अर्थात ट्रांसलेशन की क्षमता है, इसके चलते मनुष्य चिंतन करता है, यानी भौतिक जगत से वाकिफ होता है। अर्थात हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इसलिए वस्तु ही चिंतन का स्रोत है। इसलिए घटना और परिवेश हमारे मस्तिष्क पर जिस प्रकार धक्के देते हैं, हम उसी प्रकार चिंतन करते हैं, देखते हैं और विश्लेषण करते हैं। मैं जिसे देखता हूँ सिर्फ वही वस्तु नहीं है, मेरे मस्तिष्क में जो परिवेशगत स्थिति धक्के दे रही है उसका निर्माण भी वस्तु से ही हुआ है। यहाँ तक कि जिस मस्तिष्क के जरिए मैं चिंतन कर रहा हूँ वह मस्तिष्क भी वस्तु द्वारा ही निर्मित है। विभिन्न जैविक पदार्थों, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मानव मस्तिष्क गठित हुआ है, इसीलिए वस्तु ही चिंतन कर रही है। फिर चिंतन के उपकरण भी वस्तु ही जुटा रही है और एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ परस्पर द्वंद्व संघर्ष करते हुए चिंतन को जन्म दे रही है, भाव या विचार को जन्म दे रही है। अतः आदिम मानव के लिए भौतिकवादी होने के सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं था। समाज में ईश्वर चिंतन की पैदाइश का कारण। तो जब समाज वर्ग विभाजित हुआ, जब मालिक वर्ग पैदा हुआ, जब मालिकाना आधारित व्यवस्था ने स्थायी रूप ले लिया, जब समाज में कुछ कायदे कानून अनुशासनों की उत्पत्ति हुई, यानी लोगों का एक तबका जब शासन चलाने लगा, तब भी विज्ञान का विकास नहीं हो पाया था। तब भी विज्ञान का रूप आदिम ही था, यानी करीब करीब तंत्र मंत्र के स्तर में था। आग कैसे जलती है, कैसे बारिश होती है, तूफान कैसे आता है, भूकंप कैसे होता है, मनुष्य कहाँ से आया, मनुष्य कैसे जन्म लेता है, मौत क्यों आती है, यह क्यों होता है, वह क्यों होता है, ऐसी कितनी समस्याओं को मनुष्य आँख फाड़ फाड़ कर देखता रहा। रोज सुबह सूरज उगता है और शाम को डूबता है, वह फिर उगता है और अस्त हो जाता है। जाड़ा गर्मी भी घूम फिर कर आते रहते हैं। ज्वार आता है, भाटा आता है, लेकिन यह सब होता कैसे है? यह प्रश्न बार बार मनुष्य के चिंतन में धक्का देता रहा, लेकिन जवाब कौन देता? क्योंकि उस दिन मनुष्य के पास इन सब प्रश्नों का उत्तर देने लायक कोई विज्ञान नहीं था। कैसे होता है, कैसे हुआ, इसका जवाब ढूंढने के क्रम में मनुष्य के मस्तिष्क में एक समय एक सोच आई, और वह सोच तभी आई जब उस सोच के मस्तिष्क में आने लायक स्थिति पैदा हुई, उसके पहले नहीं। वह कौन सी सोच थी? मनुष्य ने एक समय आकर सोचना शुरू किया कि मानव समाज आखिर अनुशासन के आधार पर कैसे चल रहा है। इसका कारण यह है कि इसका एक मुखिया है, राज सत्ता का अधिपति है, कानून का निर्माता है। इसीलिए जिस प्रकार किसी न किसी को समाज का संचालन करना पड़ता है, तभी समाज अनुशासित रूप से चलता है। जैसे मालिकों का एक तबका है, शेष लोग उन्हें प्रभु के रूप में मानते हुए उनके कायदे कानून को मानकर चल रहे हैं। मालिक जिस तरह चलाते हैं, शेष लोग उसी तरह चलते हैं। ठीक इसी तरह इस दुनिया का भी निश्चित रूप से कोई ना कोई मालिक है, प्रभु है, जो दुनिया को सभी मामलों में अनुशासनबद्ध तरीके से चला रहा है। यह जो सदस्यता है, यानी कुछ अनुभवों की तुलना कुछ दूसरी घटनाओं से करना, टू ड्रॉ एन एनालॉजी, सहज बुद्धि में मनुष्य के दिमाग में इस
सादृश्यता के तर्क लॉजिक ऑफ रिसेम्बलेंस ने जिस प्रकार धक्का दिया, उसी से उसके मन में ईश्वर चिंतन का जन्म हुआ। अतएव ईश्वर की धारणा पैदा होने के पीछे यही वस्तुगत परिस्थिति थी। वह वस्तुगत परिस्थिति यह थी कि मनुष्य ने देखा कि मालिक राजा या गुलामों के मालिक गुलामों को अनुशासित ढंग से संचालित करते हैं और तभी गुलामों में अनुशासन रहता है, समाज में अनुशासन रहता है। लिहाजा दुनिया का भी इसी तरह कोई ना कोई मालिक या प्रभु है जो दुनिया के तमाम कार्यों को अनुशासित रूप से और नियमानुसार चला रहा है। अतएव इस चर्चा में हमने देखा कि समाज में मालिक वर्ग के पैदा होने के बाद, समाज में उसके कायदे कानून लागू हो जाने के बाद और असल विज्ञान की अनुपस्थिति या विज्ञान की शैशवावस्था के कारण ही इस ईश्वरवाद का जन्म संभव हुआ। दुनिया का कोई ना कोई एक प्रभु या मालिक है। समाज में ऐसा चिंतन आने के बाद समाज में मालिकों ने उस चिंतन को अपने स्वार्थ में इस्तेमाल किया। खैर, जो भी हो, ऐसे ही एक समय में समाज में भौतिकवाद और ईश्वरवाद या भाववाद साथ साथ चलने लगे।